मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के बारे में। क्योंकि मूलतः हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा के बारे में कई मित्रों ने कहा कि क्या रहेगा, क्योंकि अभी चुनाव आज 1 तारीख है। आज से नॉमिनेशन भी शुरू किए हैं, कल से शुरू किए थे। राव इंद्रजीत का नॉमिनेशन कल हुआ था, तो आज भी नॉमिनेशन हो रहे हैं। तो हरियाणा की जो 10 सीटें हैं इसमें अभी बहुत उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। तो लेकिन आज हम बात करते हैं कि किस पार्टी ने क्या रणनीति बनाई और कहाँ चूक हुई या क्या उनकी ताकत है। 10 लोकसभा सीट में कांग्रेस में अधिकतर सीटें जो कहते हैं, क्योंकि हरियाणा में ग्रुप है, एक एसकेएस ग्रुप है, शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी। एक ग्रुप है हुड्डा का, क्योंकि हरियाणा में जहाँ तक देखने में आएगा, यहाँ पर ना कोई राहुल गांधी है ना कांग्रेस है। यहाँ पर केवल और केवल जो कांग्रेस की तरफ से मजबूत व्यक्ति है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इसी तरह भाजपा ने भी अपने 10 उम्मीदवार 1 महीना पहले ही उतार दिए थे। कांग्रेस ने देरी की, वो उनकी रणनीति का भी हिस्सा था। एक सीट शैलजा को मिली है, क्योंकि शैलजा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी ग्रुप की है। तो क्या रहेगा इन सीटों पर, देखने में आता है कि पहले पिछली बारी 10 की 10 लोकसभा सीट भाजपा ने जीती। भाजपा के पास इस बार भी एक मौका है मोदी के नाम का, और कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, क्योंकि 10 साल से हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और भाजपा ने अपना अभी मुख्यमंत्री भी बदला है। पहले मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, अब उनकी जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा कि अभी चुनाव बहुत रंग लेगा, अभी पूरी बम्बारमेंट रैलियों की सब होएगी, तो उससे पहले आज क्या परिस्थितियां हैं, हम केवल, क्योंकि कई मित्रों का कहना है कि आज क्या परिस्थिति, क्या लगता है, मुझे लगता है बहुत से लोग भी यही मानते हैं कि 6 सीट तो भाजपा की तय हैं। जैसे कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, जहां पर अंबाला में बंतो कटारिया और वरुण चौधरी मुकाबले में हैं। वरुण चौधरी वो मुलाना से विधायक भी हैं, और बंतो कटारिया जिनके पति रतनलाल कटारिया वहां से सांसद थे, और वो बेल्ट में वैसे भी भाजपा का जो अस्तित्व है बहुत बड़ा है। और कांग्रेस पिछली बार भी बड़े भारी मार्जिन से कुमारी शैलजा वहां से चुनाव लड़ रही थी, और अब के बार वहां पर वरुण मुलाना यानी वरुण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। शैलजा का भी एक बड़े नेताओं की ये खूबी होती है, जहां उनका मन होता है चुनाव लड़ लेते हैं। क्योंकि शैलजा जैसे ही 2 चुनाव सिरसा से हारी तो वो शिफ्ट करके अंबाला चली गई, और लगातार 2004 और 2009 में 2 लोकसभा चुनाव शैलजा वहां लड़ी और जीती। फिर उसके बाद 2014 और 2019 में शैलजा वहां पर चुनाव हार गई, और उन्होंने अब फिर अपना रास्ता वापस सिरसा की ओर कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि अंबाला में ज़्यादा दिक्कत आएगी चुनाव जीतने में। तो अब दोबारा वापसी, क्योंकि एक किसान आंदोलन की वजह से सिरसा एक सेफ सीट उनको नजर आई। तो पहली बात तो अंबाला में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को वहां आने वाली है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में भी दोनों अग्रवाल कैंडिडेट हैं, और भाजपा ने भी एक मजबूत, क्योंकि वहां से 2 बार वो सांसद भी रहे, एक बार उनके पिताजी भी सांसद रहे, नवीन जिंदल, एक बड़े परिवार के नेता है के लोग हैं वो। तो उनका एक अपना पर्सनल भी, और भाजपा का, और मुख्यमंत्री भी जो वहां से बने, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो पिछली बारी कुरुक्षेत्र लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो मेरे कहने का मतलब, कुरुक्षेत्र में भी मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने दिव्यांशु बुद्धि राजा, क्योंकि पंजाबी का आपस में मुकाबला है। वहाँ अग्रवाल का मुकाबला है, और यहाँ पर पंजाबी का ही मुकाबला है। इस बार हुड्डा ने एक काम किया कि जहाँ जो बिरादरी का है, लगभग कांग्रेस ने लगभग
कांग्रेस ने भी उन्हीं सीटों पर उसी बिरादरी के उम्मीदवार को उतारने का प्रयास किया। तो वहाँ पर पिछली बार भी लगभग देश में दूसरे नंबर पर जीत वालों में सीट थी करनाल, वहाँ संजय भाटिया कद्दावर नेता भाजपा के जीते थे। तो इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उस सीट पे कोई किंतु परंतु है। उसके बाद फरीदाबाद, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्जिन और बहुत बड़ी जीत देश में और सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर वोट लेने का रिकॉर्ड भी फरीदाबाद में बना था, उस सीट पे भी जो कृष्णपाल गुर्जर हैं उनको चुनाव में कोई समस्या नहीं आएगी। अभी कल रात ही राज बब्बर की गुरुग्राम से सीट डिक्लेयर की गई है और वहाँ पर राव इंदरजीत एक मजबूत उम्मीदवार हैं जो कि पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आ गए और लगातार 2 बार से वो वहाँ सांसद है और केंद्र में मंत्री भी हैं। एक कद्दावर नेता है, तो वहाँ भी कोई जीत में दिक्कत नहीं है, लेकिन मुकाबला वहाँ रहता ही है क्योंकि 3 सीट वहाँ पर मेव समुदाय की मुस्लिम डोमिनेट सीट है, तो वहाँ पर वोट पूरा कांग्रेस को मिलता है। लेकिन वहाँ पर पूरी चुनावी जो बिसात है वो हिंदुओं के ही हाथ में रहती है, तो वो सीट पर भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस ने भी राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है। तो उनके लिए चुनाव मुझे लगता है कि वो और आसान हो गया है, क्योंकि अगर वहाँ के कोई लोकल नेता को चुनाव में किसी यादव को लड़ाया जाता तो शायद मुकाबला थोड़ा और नज़दीक लगता, लेकिन इसमें हार जीत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। भिवानी ने भी अभी कांग्रेस ने एक ठीक ठाक उम्मीदवार रावदान सिंह को चुनाव में उतारा है और मुकाबला अच्छा बनाने का प्रयास किया, लेकिन एक नुकसान बहुत भयंकर होगा क्योंकि किरण चौधरी एक कद्दावर नेता है, बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा, क्योंकि इस बेल्ट में धर्मवीर अकेले चुनाव मैदान में इस तरफ से रहेंगे और उधर से राव बहादुर सिंह भी चुनाव लड़ेंगे और वहाँ भाजपा का भी काफ़ी बड़ा होल्ड है, तो यहाँ भी लगता है कि चुनाव ठीक ठाक भाजपा निकाल लेगी। अब विषय आता है 4 सीटों को लेकर, रोहतक, सोनीपत, हिसार और सिरसा। पहले हम बात करेंगे सिरसा की। सिरसा में कोई शैलजा की वजह से चुनाव उठ जाएगा या कुछ ऐसा होगा, वो कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर भाजपा की चूक, भाजपा ने तंवर को उम्मीदवार बनाया, और जो सबसे बड़ा कारण इसके अलावा है किसान आंदोलन का जो कारण रहेगा, क्योंकि सारी बेल्ट जो सिरसा की है वो आप देखेंगे कि पंजाब को टच करती हुई बेल्ट है। काफ़ी आबादी में जो इस आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे तो वो सिरसा से भी काफ़ी लोग थे, तो लगता है कि सिरसा में भाजपा और शैलजा के बीच में बड़ा नज़दीकी मुकाबला हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि सोनीपत की सीट भी कांग्रेस के लिए ठीक रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि सोनीपत में भी भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सोनीपत में पिछली बारी कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे रमेश कौशिक के सामने और 1,65,000 वोटों से भी ज़्यादा से उनकी हार हुई थी। और इस बार उन्होंने ब्राह्मण चेहरा हरिद्वार से सतपाल ब्रह्मचारी को हरियाणा भेजा और चुनाव लड़ने के लिए कहा। अभी वो पिछला चुनाव 2 साल पहले ही 2022 में हरिद्वार सीट से लड़े थे, मैं वहीं था उस चुनाव के दौरान, तो वो मदन कौशिक से चुनाव हार गए थे। बड़ा सुनहरी मौका था पिछली बार उनके पास चुनाव जीतने का, लेकिन वो चुनाव वहाँ हरिद्वार से हार गए थे। ब्राह्मण है तो मैंने जैसे कहा कि उसी बिरादरी के सामने चुनाव लड़वाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ ठीक ठाक, हुड्डा जी का गढ़ है तो ठीक ठाक रहेगी, ये जीत जाएगी सीट, पर मुझे लगता है सोनीपत में, क्योंकि 2 सीट बड़ौदा और खरखोदा जो 2 विधानसभा हल्के हैं उसमें कांग्रेस आगे रहेगी, और राई, गन्नौर, सोनीपत और गोहाना, इन 4 हलकों में जो सोनीपत के हलके हैं इसमें भाजपा आगे रहेगी और 2 में कांग्रेस, और 3 सीट जींद जिले से हैं, जींद, जुलाना और सफीदो। जींद और सफीदो से भाजपा को बढ़त मिलेगी
और एक सीट पर कुछ भी हो सकता है, वो है जुलाना। तो कुल मिला के जहां तक उम्मीद है 6 सीट भाजपा के हिस्से में आएंगी विधानसभा की 9 में से, 2 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलेंगी और एक जुलाना की सीट, यानी विधानसभा की बात कर रहा हूं। तो कुछ भी हो सकता है, तो 9 में से ये स्थिति रहेगी। और कुल मिला के यहां पर पलड़ा, क्योंकि भाजपा ने भी जो अपना उम्मीदवार रमेश कौशिक की बजाय इस बारी एक अच्छा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली के रूप में दिया, जो कि संगठन के कार्यकर्ता हैं, और राय में भी उनका अच्छा प्रभाव है, राय, गन्नौर, सोनीपत, क्योंकि वो वहां से विधायक भी हैं। तो एक सीट है रोहतक। रोहतक में पिछली बार भी केवल 7500 वोट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे, और इस बार भी नेक टू नेक मुकाबला होने का संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि अभी बहुत सा चुनाव आगे चलेगा। इसके बाद पता लगेगा कि क्या परिस्थितियां रहती हैं। एक सीट है हिसार। यहां से भी मुझे लगता है भाजपा ने चूक की है। भाजपा ने अपना उम्मीदवार, कमजोर उम्मीदवार यहां रणजीत चौटाला के रूप में उतारा है। बड़ी दिलचस्प सीट हिसार की है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 उम्मीदवार हैं, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और रणजीत चौटाला, और चौथे जयप्रकाश, क्योंकि जयप्रकाश भी यहाँ से सांसद रहे हैं और कद्दावर नेता हैं। इस सीट पर हिसार में चुनाव लड़ते रहे हैं। 2004 के बाद वो यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए। 2004 में वो आखिरी बारी यहाँ से सांसद चुने गए थे। तो यहाँ जो मुकाबला है वो वोटों के बंटवारे के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सीट पे किसका बंटवारा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जयप्रकाश की जगह अगर किसी गैर जाट को टिकट दी होती वो और मजबूत होता। लेकिन कांग्रेस ने एक काम ठीक किया, अगर वो वीरेंद्र सिंह के बेटे को टिकट देते, क्योंकि सबसे बुरी स्थिति यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की हुई है। वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गए और उसके बाद उनको वहाँ भी टिकट नहीं मिली, और कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिली, और भाजपा से भी चले गए। उनके बेटे विजेंद्र सिंह सांसद थे। लोग उनके बारे में मजाक करते हैं कि भंडारे में गए तो आलू पूरी खत्म, बाहर आए तो चप्पल भी कोई उठा के ले गया। तो वीरेंद्र सिंह के साथ ये स्थिति हुई इस चुनाव को लेकर। और जैसा कि मैं कह रहा था कि कई परिवारों के, जैसे बंसीलाल परिवार, देवीलाल परिवार और भजनलाल परिवार, इस बार ऐसा चांस है कि भजनलाल परिवार का भी कोई उम्मीदवार हिसार से नहीं है। एक रणजीत चौटाला देवीलाल परिवार से चुनावी फाइट में है। ऐसे तो अभय चौटाला भी चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जीतने के कोई चांस नहीं है। रणजीत चौटाला एक ऐसे देवीलाल परिवार से हैं जो मुकाबले से बने हुए हैं। बंसीलाल के परिवार से श्रुति चौधरी को भी टिकट नहीं, यानी कि जो लालों की राजनीति हरियाणा में थी वो लगभग लोकसभा चुनाव में तो बड़ी नीचे की ओर चली गई। मुझे लगता है कि भाजपा अगर कुलदीप बिश्नोई को यहाँ टिकट देती तो ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन अगर जाटों में ही टिकट देनी थी तो मुझे लगता है, मेरा अपना ऑब्जर्व है कि कैप्टन अभिमन्यु बहुत मजबूत उम्मीदवार होते। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ने हरियाणा की जो 10 की 10 सीटें बड़ी आसानी से भाजपा जीत सकती थी, मुझे लगता है कि चूक हुई भाजपा से, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री बदला, वो ठीक रहा उनका, उनको लगता था कि मुख्यमंत्री, भाजपा को लगा कि उसका फैसला ठीक होगा। लेकिन जो चूक हुई है वो टिकट के बंटवारे में भाजपा से कहीं चूक हुई है। और मुझे 1-2 बातें और भी लगती हैं जो भाजपा चूक कर रही है। अभी 25 दिन है। एक चूक भाजपा से ये हो रही है कि भाजपा के पास अभी कोई प्रदेशाध्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री बनने से कुछ समय पहले ही नायब सैनी प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के बने थे। उनकी जगह अभी तक किसी को भी प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व अभी भाजपा ने नहीं दिया। 2 महीने हो गए, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये चूक है। एक बड़ा नेता इससे पैदा होता है, जब कोई प्रदेशाध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री के समकालीन होता है, जबकि 2 बड़े नेता आज के दिन भाजपा में हैं, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी। मनोहर लाल खट्टर का जो प्रभाव है वो उनके मुख्यमंत्री हटने के बाद और बड़ा हुआ है। बहुत से लोगों में, हम भी गांव में जाते हैं तो चर्चा रहती है कि बड़े ईमानदार थे। जो लोग पहले उनका विरोध भी करते थे वो भी आज कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बहुत ईमानदार थे, बिना खर्ची बिना पर्ची के उन्होंने सरकार चलाई। ये गांव-गांव में जो उनके विरोधी हैं, जो उस समय उनको पसंद नहीं करते थे, आज उनको वो पसंद भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टिकट वितरण में, क्योंकि सभी लोगों में एक प्रचार है कि हरियाणा की टिकटों में जितनी भी हिस्सेदारी लगाओ या जितनी बात मानी गई वो मनोहर लाल खट्टर की है,
तो मुझे लगता है कि यहाँ चूक हुई है। और मुझे एक और चूक लगती है, जो मैंने कहा भी, प्रदेशाध्यक्ष बनाने के मामले में तीसरा एक और कद्दावर नेता यहाँ पर भाजपा पैदा कर सकती है, जिस किसी भी एक बिरादरी को भी पूरे संतुष्ट कर सकती है प्रदेशाध्यक्ष बनाकर, चाहे वो एससी समाज से हो, चाहे वो यादव हो। तो मुझे लगता है कि भाजपा यहाँ चूक कर रही है। और इसके अलावा एक चूक और भाजपा से हो रही है, जो छवि मनोहर लाल जी की ये त्याग पुरुष की, कि मैं 1 साल से युवा पीढ़ी को तैयार कर रहा था, और नायब सिंह सैनी के बारे में तो यही कहा जाता है कि उनके पुत्र की तरह रहे हैं, उन्हीं के तक उनका ऑफिस देखते थे, उन्हीं के साथ रहना था, तो पिता पुत्र के रूप में एक उनका रिलेशन है। लेकिन लगता है कि यहाँ भी मनोहर लाल जी से चूक हो रही है कि वो उनके ऊपर हैवी हैं आज के दिन भी। आज भी ये लगता नहीं कहीं हरियाणा में, क्योंकि एक ही जगह पे जनसभा जब करते हैं तो नायब सिंह सैनी का एक बड़प्पन है कि वो मुख्यमंत्री पूर्व को अपना पूरा सम्मान देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ यही है मेरे। लेकिन पब्लिक में जो मैसेज है वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि अगर आपने कुर्सी छोड़ दी, लेकिन आप सुपर सीएम की जो चर्चा चलती है हर जगह, जिसको कांग्रेस भी भुनाने का प्रयास करती है, तो मुझे लगता है कि भाजपा से भी ये एक चूक हो रही है। इन 2-3 चीज़ों को भाजपा अगर ठीक करेगी तो ये 2-3 सीट जो मुकाबले में है, मुझे लगता है ये भी भाजपा ठीक ठाक ढंग से चुनाव लड़ेगी। तो आज केवल हरियाणा को लेकर छोटी मोटी बात करने का मन था। 90 की 90 विधानसभा जो हरियाणा में बनती है लोकसभा में, उस पर एक सीट पे चर्चा किसी दिन करेंगे। आज तो कुछ मित्रों ने कहा कि क्या लगता है आपको हरियाणा में कहाँ भाजपा और कांग्रेस के पास गलती हो रही है या ठीक ठाक है, तो मैंने कहा चलो आज उसी पर एक वीडियो बनाते हैं। मेरी ये बात पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।